नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको पिछली क्लास में आप लोगों ने बताया जीव विज्ञान कक्षा 12 जनन शास्त्र जो चौथा चैप्टर है जीव विज्ञान का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जनन शास्त्र जिसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है, इसका भाग 1 हमने आपको बताया है। आज हम आपको भाग 2 के बारे में बताएंगे। तो भाग 1 में हमने आपको परिवार नियोजन और जो ऐसे दाम्पत्य होते हैं जो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं उनमें किस तरह संतान उत्पत्ति कराया जा सकता है, किन किन क्रियाओं के द्वारा कराया जा सकता है, ये सारी चीजें हमने आपको भाग 1 में बताया। तो जो भाग 2 है इसमें आपको बताया जाएगा जो यौन संचारित रोग हैं, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो यौन संचारित रोग कहे जाते हैं, इनके बारे में, या जो जनन रोग कहे जाते हैं यौन संचारित रोग कहते हैं, उन रोगों के बारे में आपको इस अध्याय इस दूसरे भाग में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको बताना इसमें रह गया था, जिसे उल्वेधन कहा जाता है। आज हम थोड़ी चर्चा उसके बारे में कर लेते हैं, उसके बाद हम यौन संचारित रोगों के बारे में बताते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक वो है आपका उल्वेधन, जिसे एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। उल्वेधन या इसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ठीक, उल्वेधन या एमनियोसेंटेसिस। अब हम आपको पहले उल्वेधन या एमनियोसेंटेसिस के बारे में बताते हैं। अब यह है क्या चीज, जैसे यह जो प्रक्रिया है उल्वेधन की, एमनियोसेंटेसिस की जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के आनुवंशिक लक्षणों या आनुवंशिक स्थितियों के बारे में हम जान सकते हैं। उल्वेधन की क्रिया के द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे के आनुवंशिक स्थिति या आनुवंशिक लक्षणों के बारे में हम जानने का कार्य करते हैं कि क्या उसमें कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है। जो भ्रूण में पल रहा बच्चा होता है उसमें ऐसी कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है जो भ्रूण में बच्चा पल रहा है उसकी स्थिति के बारे में, या गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम उल्वेधन की क्रिया के द्वारा। अब इस प्रक्रिया को किस तरीके से किया जाता है, आइए हम उसको देखते हैं। जैसे यह एक क्या हो गया, यूटेरस। जैसा कि आपको यूटेरस का फिगर बहुत बार दिखाया गया, अब यूटेरस आपको आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, यूटेरस का फिगर आपको बहुत सारे बार बना करके दिखाया गया। ठीक, यह एक यूटेरस है, जैसे हम कहते हैं गर्भाशय हिंदी में। ठीक, ये गर्भाशय की संरचना, इसे एंडोमेट्रियम लाइन कहा जाता है, और ये ग्रीवा। ठीक है, और इसे कहते हैं अंडवाहिनी, और अंडवाहिनी से फिम्ब्राई लगा रहता है, और ये फिम्ब्राई के माध्यम से अंडाशय जुड़ा हुआ होता है। अब इसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है, आपको बताया गया। ठीक है, इससे पहले अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें जैसा आपको बताया गया कि हम एमनियोसेंटेसिस की क्रिया के द्वारा भ्रूण में पल रहे बच्चे की स्थिति के बारे में, आनुवंशिक बीमारी के बारे में जांच कर सकते हैं, या इसका लिंग परीक्षण भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। अब इसमें किसका निर्माण होता है, भ्रूण के बारे में कहा ना कि भ्रूण में पल रहे यानी गर्भ में पल रहे बच्चे में आनुवंशिक बीमारी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जिसमें अब जो भ्रूण बनेगा इस तरीके से, और इस तरीके से इसमें भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, भ्रूण बनेगा इस तरीके से, मान लेते हैं। अब यहाँ इसके चारों यह इसके द्वारा जुड़ा होता है। अब यहाँ पर जो है ये चारों तरफ से पदार्थ से घिरा होता है। ठीक है, अब यह पूरा क्या हुआ, भ्रूण हुआ। ठीक है, अब यह भ्रूण जो होता है यह किसके द्वारा एंडोमेट्रियम लाइन पर जुड़ जाता है। इसे क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम लाइन। ठीक है, और इसके अंदर जो पदार्थ होता है, जो द्रव भरा होता है, उसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड।
एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है कहां पर, भ्रूण में, ठीक है। अब इसमें जैसा कि आपको बताया गया कि गर्भाशय के एंडोमेट्रियम लाइन पर भ्रूण क्या हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है। प्रत्यारोपित रहे शिशु जो पाए जाते हैं, इसमें इस भ्रूण में क्या पाए जाएंगे, प्रत्यारोपित शिशु इस भ्रूण में पाया जाएगा। उसके बारे में अध्ययन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, उलवेदन कहा जाता है। और उलवेदन की क्रिया के द्वारा हम इस भ्रूण के बारे में क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। फिर गर्भ में पल रहे शिशु के चारों तरफ क्या पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। अब यह जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, भ्रूण में पल रहे बच्चे का निर्माण जिस कोशिका से होता है, उस कोशिकाओं के कुछ टुकड़े या कुछ पार्ट्स इस एमनियोटिक फ्लूइड में पाए जाते हैं। इतना समझ में आया। अब हम यह जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसे इंजेक्शंस के माध्यम से, यानी एमनियोटिक फ्लूइड में शिशु में उपस्थित कोशिकाओं की कुछ मात्रा एमनियोटिक फ्लूइड में पाई जाती है। अब एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है इसको निकाल करके इंजेक्शंस के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इंजेक्शंस के माध्यम से क्या करेंगे, इसके एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। यानी अब एमनियोटिक फ्लूइड को निकालेंगे तो उसमें कुछ कोशिकाएं भी पाई जाएंगी। निकाल करके लैब में हम क्या करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। अब लैब में परीक्षण की क्रिया के दौरान उनकी कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं के गुणसूत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं और उन गुणसूत्रों में पाई जाने वाली गुणसूत्रों की संख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर उनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है तो समझ लीजिए वो क्या है, अनुवांशिक बीमारी से ग्रसित होता है। तो अब जब वो अनुवांशिक बीमारी से ग्रसित होगा तो एम्नियोसेंटेसिस की क्रिया के द्वारा यह पता करके उसे जिस किसी भी तरीके से हो सकता है उसे ठीक किया जाना चाहिए, या ठीक किया जाता है। और फिर गुणसूत्रों और दूसरी जो प्रक्रिया होती है, दूसरी बात, जैसे अब पहली जो क्रिया रही, इसके अनुवांशिक बीमारी को हम पता कर सकते हैं इनके पाए जाने वाले गुणसूत्रों के हिसाब से, यानी एमनियोटिक फ्लूइड में जो कोशिका पाई जाएगी, कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या को अध्ययन करके हम इनमें अनुवांशिक बीमारियों का पता कर सकते हैं और उसको जिस किसी तरीके से हो सकता है ठीक भी कर सकते हैं। फिर जो दूसरी प्रक्रिया होती है, दूसरी अवस्था में, यानी लिंग जांच भी हम कर सकते हैं। इसी के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, मानव में कुल कितने पाई जाती हैं, 23 जोड़ी। अब इनका जो 23वीं जोड़ी वाला गुणसूत्र होता है, एक XX और दूसरा XY होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे जब गुणसूत्रों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, देखो यह भी देखा जा सकता है कि इसमें कौन से गुणसूत्र XX हैं, कितने गुणसूत्र XX हैं और कितने गुणसूत्र XY हैं। तो एक ही 23वां जोड़ी जो होता है, 23वीं जोड़ी में क्रिया देखी जाती है। लिंग निर्धारण का कार्य किसके द्वारा होता है, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र के द्वारा होता है। अब हम इसके द्वारा पता कर सकते हैं भ्रूण में पल रहा बच्चा मेल है कि फीमेल है, नर है कि मादा है। तो इस क्रिया को पता करने के लिए हम 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होगा उसके बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसके जब इसका जो है 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे तो इस क्रिया के द्वारा हम इसकी लिंग की भी जांच कर लेते हैं। अब भ्रूण में पल रहा बच्चा मेल है कि फीमेल है, ठीक है, इतना समझना है। अब जो उलवेधन है, उलवेधन की क्रिया के द्वारा ये दो अवस्थाएं पता की जा सकती है कि अनुवांशिक बीमारी क्या है। जो गुणसूत्रों में कमी अगर देखी गई तो अनुवांशिक बीमारी के लक्षण देखे गए, जिस भी प्रकार की अनुवांशिक बीमारी होगी उसे ठीक भी किया जा सकता है, जिस किसी तरीके से, किसी भी तरीके से हो सके उसे ठीक कर सकते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके क्या करते हैं, इनमें लिंग परीक्षण भी कराया जा सकता है। आप देखे होंगे बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट जो अस्पताल होते हैं वहां पर लिखा रहता है लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है, यहाँ लिंग जांच नहीं होती है। तो लिंग जांच इसके द्वारा किया जा सकता है। तो लिंग जांच क्यों अवैध कर दिया गया है, अमान्य कर दिया गया है अस्पतालों में, इसलिए कि लोग जो है गर्भ में पल रहे मादा शिशु को जब उनको यह जानकारी होती थी भ्रूण में पल रहा बच्चा फीमेल है, मादा है, तो वो एबॉर्शन के जरिए उसको नष्ट कर देते थे, मार देते थे।
जिसके लिए आज जो रेशियो है स्त्री और पुरुषों की भारत में या पूरे विश्व में वो धीरे धीरे कम हो गई। औसत क्या होता गया, कम होता गया, इसलिए उसको बैन लगा दिया गया। तो उलवेधन का दुरुपयोग भी है। उलवेधन के दुरुपयोग की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, मादा शिशु को गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है आपको एमनियोसेंटेसिस या उलवेधन को बताया गया। किस तरीके से इसमें इसके द्वारा हम जान सकते हैं आनुवंशिक बीमारी के बारे में, लिंग परीक्षण के बारे में। तो आगे जो आपका टॉपिक आता है उसे यौन संचारित रोग कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो यौन संचारित हैं, मादा से जो जनक से बच्चों में जाते हैं, या आनुवंशिक रोग के बारे में बताया गया आपको, जो आनुवंशिक डिजीज है जो पेरेंट्स से अगली नेक्स्ट पीढ़ी में सेकेंड जनरेशन में आते हैं। अब आपको देखना है यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं जिसे जननिक रोग कहा जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो आइए देखते हैं, ठीक है। अगला जो आपका टॉपिक होगा उसे कहते हैं यौन संचारित रोग, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है यौन संचारित रोग को ट्रांसमिटेड डिजीज। ट्रांसमिटेड डिजीज या ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इसे एसटीडी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है या यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे जो यौन संचारित, जैसे यौन संचारित रोग जो जनन की क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहा जाता है। अब उस यौन संचारित रोगों को दो भागों में बांटा गया, जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग। अब सबसे पहले आपको बताया जाएगा किसके बारे में, जीवाणु जनित रोग। ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं। जीवाणु द्वारा, ठीक है। ऐसे रोग जो किसके माध्यम से होते हैं, जीवाणु द्वारा होते हैं, जीवाणु द्वारा एसटीडी, जीवाणु द्वारा यौन संचारित रोग, ठीक है। पहले हम इसके बारे में देखते हैं। अब जीवाणु द्वारा जो यौन संचारित रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहला जो जीवाणु, यानी ऐसे रोग जो बैक्टीरिया के माध्यम से, जीवाणुओं के माध्यम से होते हैं, जिसे जीवाणु जनित रोग कहा जाता है या जीवाणु द्वारा यौन संचारित रोग कहे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, उसे कहते हैं सुजाक। क्या कहते हैं, सुजाक कहा जाता है। सुजाक कहते हैं, ये इंग्लिश में इसे गोनोरिया कहा जाता है, गोनोरिया, गोनोरिया कहते हैं, सुजाक के गोनोरिया कहते हैं। अब सबसे ज्यादा जो परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, जैसे पूछ लिया गया यौन संचारित रोग, जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले यौन संचारित रोगों के नाम बताइए, या जो जीवाणु जनित रोग होते हैं उनका कारक बताइए। जैसे पूछ लिया गया सुजाक रोग का कारक क्या है, किसके द्वारा सुजाक रोग होता है, सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। इसके लक्षण भी हैं, तो लक्षण जो होते हैं सबके लगभग सेम ही होते हैं, लक्षण बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन लक्षण तभी याद रखना है, लेकिन ज्यादा याद आपको रखना है जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग और इनके कारक क्या क्या है। जैसे सुजाक रोग को, सुजाक रोग के कारक, सुजाक रोग है उसका कारक होता है नाइसेरिया गोनोरिया, इसका कारक जो होगा नाइसेरिया
गोनेरिया इसका कारक है। अब इसके लक्षण के बारे में हम देखते हैं। लक्षण क्या हो गया इसका? सबसे ज्यादा क्या पूछा है, सुजाक रोग का कारक क्या है? जो जीवाणु जनित रोग, ये पूछ लीजिए जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, तो अब जीवाणु जनित रोग के बारे में बताएंगे। अगर सुजाक रोग डायरेक्टली पूछ लिएगा, सुजाक रोग का कारक क्या है, नाइजेरिया गोनेरिया इसका कारक है। और इसके लक्षण जो होते हैं, मूत्र त्याग में, मूत्र के समय मूत्र मार्ग में जलन, ये लिख सकते हैं, मूत्र त्याग में जलन। मूत्र त्याग में जलन, यानी अब इसका कारक हो गया। अब इसका जो दूसरा रोग है जीवाणु जनित रोग, उसे सिफिलिस कहा जाता है। दूसरा सिफिलिस, अब सिफिलिस रोग है, इसका कारक क्या है? सिफिलिस का कारक होता है ट्रैपोनेमा पेलिडम। ट्रैपोनेमा पेलिडम। अब जो सिफिलिस हुआ किसके द्वारा? ट्रैपोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। और इसका कारक, इसके लक्षण जो होते हैं, लक्षण इसके उत्पन्न होते हैं क्या, यानी जब सिफिलिस नामक डिजीज रोग होगा तो उसके लक्षण क्या होंगे, इसको देखते हैं। इसमें जननांगों पर क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं और छाले पड़ जाते हैं। छाला पड़ना या जननांगों पर घाव, या छाले पड़ना। तो ये जो जीवाणु जनित रोग सुजाक और सिफिलिस, सुजाक का जो कारक होता है नाइजेरिया गोनोरिया, और इसके लक्षण जो होते हैं मूत्र त्याग में जलन होती है। और सिफिलिस जो होता है या ट्रैपोनेमा पेलिडम के द्वारा होता है, इसका लक्षण जननांगों पर घाव या छाले पड़ना। ठीक है, ये सारे देखे जाते हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं विषाणु जनित रोग के बारे में, विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो हम जीवाणु जनित रोग के बारे में हमने जाना, अब हम जानते हैं इसके बारे में विषाणु जनित रोग। ठीक है, ऐसे कौन कौन से विषाणु जनित रोग हैं जिनके द्वारा यौन संचारित रोग होते हैं। तो अब यौन संचारित रोग जो होता है आपको बताया गया, जीवाणुओं के माध्यम से, विषाणुओं के माध्यम से, जो इम्पोर्टेंट है आपको बताते चल रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। तो अगला जो इसमें आएगा वो होगा विषाणु द्वारा, अगला जो होगा वह होगा विषाणुओं के द्वारा किस तरीके से, विषाणु द्वारा यौन संचारित रोग में। अगला जो होगा, पहला था जीवाणु द्वारा, दूसरा है विषाणु द्वारा किस तरीके से यौन संचारित रोग होते हैं। विषाणु द्वारा STDs, ठीक है, डिजीज। अब हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो विषाणु जनित रोग है, सबसे पहले एड्स के बारे में बताया गया। एड्स जो होता है वो भी एक विषाणु जनित रोग होता है। क्या है इसमें? एड्स, ठीक है, जिसे AIDS कहा जाता है। अब AIDS या एड्स जो होता है, इसका जो पूरा नाम होता है इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लिख सकते हैं इसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसके नाम से ही आप परिचित हो जाएंगे कि
जो एड्स है एक किस प्रकार का रोग है, ये एक वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। अब ये विषाणु जनित रोग किसको प्रभावित करता है इसमें बताया गया है, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो मींस तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने का कार्य करता है। इसका जो कारक होता है वह एचआईवी, कारक लिख सकते हैं, कारक एचआईवी को ह्यूमन इम्यून वायरस कहा जाता है, ह्यूमन इम्यून वायरस कहते हैं ना एचआईवी को। अब यह जो हुआ इसको लिख सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, अब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, अब सीधा सीधा इसमें बताएंगे, ये क्या है, कारक है, यानी यही वायरस है। तो रोग का नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये क्या है, रोग है, विषाणु जनित रोग है, और इसको फैलाने वाला जो कारक है जिसमें कार्य करता है वो कौन है, एचआईवी है, एचआईवी कारक है। अब इसमें यह क्या करता है, इम्यूनो को यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो एचआईवी है। अब एड्स नामक जो रोग है एचआईवी वायरस के कारण होता है, और एचआईवी वायरस जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है वो कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। अब प्रतिरक्षा तंत्र के कारण ही हमारा शरीर क्या होता है, अनेक प्रकार के जीवाणु और विषाणुओं से लड़ने में सक्षम होता है। अब जब यह जो एचआईवी होता है जब उसके ऊपर फीड करेगा, जब किसी जीव के ऊपर, किसी जीव शरीर के ऊपर या मानव के ऊपर कह सकते हैं, जब एचआईवी वायरस फीड करता है तो यह सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने का कार्य करता है, जिसके कारण रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो यहाँ पर कार्य करते हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, या इसके लिए हमारा शरीर जो विशेष हमारा शरीर इसके लिए जो निर्धारित कोशिकाओं के रूप हमारे शरीर में जो निर्धारित कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का कार्य करती हैं, उन्हें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। और जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वे हमारे शरीर में एचआईवी जो वायरस होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं या जो कोशिकाएं होती हैं उनको वो नष्ट करने का कार्य करते हैं। और जब एचआईवी वायरस को यह पता चल रहा है कि टी लिम्फोसाइट इन्हें मार देगा, ठीक है, यानी जब एचआईवी वायरस को यह पता चलता है कि जो लिम्फोसाइट सेल ये क्या है, अत्यधिक प्रतिरक्षा तंत्र से पाए जाते हैं, जिनके कारण ये शरीर की सुरक्षा करती हैं। जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल होती हैं ये शरीर की सभी कोशिकाओं को सुरक्षित करने का कार्य करती हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। हमने बताया जीवाणु और विषाणु से लड़ करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। लेकिन अब एचआईवी जो वायरस है इसको यह पता होता है कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं वो इनको नष्ट कर देंगे, यानी एचआईवी वायरस को नष्ट कर देंगे दोनों कोशिकाएं मिलकर के। तो इससे पहले सबसे पहले क्या करते हैं एचआईवी वायरस, टी लिम्फोसाइट को ही नष्ट करने का। जो एचआईवी वायरस होते हैं जो हमारे हेल्पर टी सेल होते हैं, एचआईवी जो पाया जाता है हेल्पर टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं उनको मार देते हैं। जब टी लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है टी सेल्स होते हैं जब वो मर जाते हैं, जिससे टी लिम्फोसाइट क्या करता है बी लिम्फोसाइट को बता नहीं पाता है, और बी लिम्फोसाइट जब टी लिम्फोसाइट के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करता है तो उसके द्वारा वो क्या करता है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और जब टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को नहीं बता पाएगा तो बी लिम्फोसाइट उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, और वह विषाणु और जीवाणु को नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो यह धीरे धीरे क्या हो जाता है, हावी होता चला जाता है, और पूरा शरीर जो होता है इसकी चपेट में आ जाता है। तो जब वह टी लिम्फोसाइट को मार देता है तो बी लिम्फोसाइट को यह पता नहीं चल पाता है कि वह कौन सी एंटीबॉडी का निर्माण करे या कौन सी एंटीबॉडी को बनाए। जब टी लिम्फोसाइट नष्ट हो जाता है तो बी लिम्फोसाइट तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तब बी लिम्फोसाइट ये डिसीजन नहीं कर पाता है हम किस एंटीबॉडी को बनाएं या निर्माण करें जो प्रतिरक्षा तंत्र को पूरी तरह से घटा देती है। जब ये नहीं बना पाते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होती है, धीरे धीरे घट जाती है और व्यक्ति
तमाम प्रकार के बीमारियों या कह सकते हैं तमाम प्रकार की जीवाणु विषाणु उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वे उस रोग का शिकार हो जाते हैं। जैसे अब इसका जो लक्षण है लिख सकते हैं, कारक हो गया। अब लक्षण लिख सकते हैं, लक्षण जो इसका होगा वह जैसे निरंतर ज्वर बना रहना, मांसपेशियों में दर्द और लाल चकत्ते पड़ जाना और तमाम प्रकार की जो समस्या होती है इस तरह से। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो लक्षण होते हैं, निरंतर ज्वर बना रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना ना, निरंतर ज्वर और मांसपेशियों में दर्द, लाल चकत्ते, ठीक है, लाल चकत्ते। और इसके जो लक्षण हैं, ऐंठन, ये भी देखा जाता है, ऐंठन भी होता है। और कह सकते हैं हम बेहोशी, ये सारे लक्षण जो होते हैं प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं HIV वायरस के द्वारा। HIV जिसको प्रभावित कर देता है, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो विषाणु जनित रोग एड्स हुआ। एड्स जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर देता है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र निरंतर कार्य करना बंद कर देता है, जिससे तमाम प्रकार की व्याधियां या बीमारियां या तमाम प्रकार के वायरस बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं, जिससे बहुत सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा अगला जो होगा उसे देख लेते हैं, अगला कौन सा है विषाणु जनित रोग। अगला हम देखते हैं विषाणु जनित रोग के बारे में, जिसे हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। जो अगला विषाणु जनित रोग होगा उसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। अब यह क्या हुआ, दूसरा जो विषाणु जनित रोग है हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी जो होता है इसका कारक इसका जो होता है यह हेपेटाइटिस बी, इसका कारक जो होगा HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसका लक्षण जो होता है जैसे ज्वर, पेट में दर्द और जी में चलाना, ये सारे लक्षण इसमें देखे जाते हैं। ज्वर, पेट में दर्द, जी में चलाना आदि, ठीक है, ये सारे लक्षण इसके देखे जाते हैं हेपेटाइटिस बी के। उसके बाद अगला जो होता है वह जो वायरस के द्वारा होता है, अगला देखा जाएगा, जिसे जेनाइटल हर्पीस कहा जाता है। जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल हर्पीस कहते हैं। अब ये जेनाइटल हर्पीस जो होता है इस या किसके द्वारा होता है, इसका कारक लिख सकते हैं, कारक। और याद रखेंगे सबसे ज्यादा कारक ही पूछा जाता है, कारक पूछे जाते हैं। और विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, तो आप विषाणु जनित रोग को बताएंगे, किसके द्वारा होता है और कारक में बताया जाता है। कारक में बताएंगे जो जेनाइटल हर्पीस होता है टाइप 2 हाइपर सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा, टाइप 2 हाइपर सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है, यानी टाइप 2 हाइपर सिंप्लेक्स वायरस इसका कारक होता है जेनाइटल हर्पीस का। और इसके लक्षण जो होते हैं जन्नांगों पर छाले पड़ना, दर्द होना,
लक्षण जननांगों पर छाले, दर्द, जननांगों पर छाले, दर्द होना, ज्वर, मूत्र त्याग में पीड़ा। मूत्र त्याग में पीड़ा, ये इसके लक्षण देखे जाते हैं। टाइप 2 हाइपर रिफ्लेक्स वायरस के जननांगों पर छाले, दर्द होना, मूत्र त्याग में पीड़ा आदि जो ये सारे लक्षण प्राप्त होते हैं किसके द्वारा, किस रोग में, किस विषाणु जनित रोग में, जेनाइटल herpes के द्वारा। तो अगला जो आता है जेनाइटल वार्ड कहा जाता है, जेनाइटल वार्ड। अब जेनाइटल वार्ड जो होता है, अब इसके जो कारक होते हैं क्या क्या होंगे, जेनाइटल वार्ड्स के जेनाइटल वार्ड, इसका जो कारक होगा किसके द्वारा होता है, यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसका जो कारक होगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जेनाइटल वार्ड को जन्म देता है। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है इसके द्वारा जेनाइटल वार्ड नामक विषाणु जनित रोग होते हैं। इसका जो लक्षण होता है पुरुषों के शिश्न पर व स्त्रियों के लक्षण, इसका पुरुषों के शिश्न पर व स्त्रियों के जननांगों, स्त्रियों के जननांगों जैसे लेबिया, योनि या गर्भाशय में मस्से हो जाना, स्त्रियों के लेबिया, योनि या गर्भाशय में मस्से होना, ये इसका लक्षण है। ठीक है, यौन संचालित रोग, आपको जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोगों के बारे में बताया गया। तो इसी के साथ यह टॉपिक जो होता है समाप्त होता है आपका दूसरा जनन स्वास्थ्य। तो अगला जो टॉपिक है इसको अगले वीडियो में इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब न करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसके बारे में बताएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।